हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने सीड टेक्नोलॉजी का आप लोगों को कुल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, जिसमें से मैं 15-60 क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसके बाद 15-60 क्वेश्चन का और कराऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है बीज। तो बीज किसे कहते हैं? व्हाट इज सीड? तो बीज किसे कहते हैं? तो पौधा जैसे दोस्तों है, पौधा कोई भी पौधा हो तो उसका कोई भी भाग जिससे हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं या जिसे प्रजनन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को बीज कहते हैं, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए गुलाब है, तो गुलाब के डंठल से हम लोग क्या करते हैं? दूसरा पौधा तैयार कर लेते हैं। तो वो क्या हो गया? और जो दूसरा उसका डंठल हो गया, उसको काट के हमने दूसरी जगह लगाया तो वो उसका बीज हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह कि पौधे का कोई भी भाग जो प्रजनन के लिए उपयोग किया जाता हो वह बीज कहलाता है, ठीक है। पौधा का कोई भी भाग जो प्रजनन के लिए उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। या कह सकते हैं निषेचित बीजांड, जिसमें साबुत भ्रूण, संग्रहित भोजन व बीज कोट पाया जाता है, बीज कहलाता है। क्या बोल रहा है कि पौधे का ऐसा भाग जिसमें निषेचित बीजांड मतलब निषेचन करने युक्त बीजांड हो, साबुत भ्रूण पाया जाए, संग्रहित भोजन हो और बीज कोट पाया जाता हो, उसी को क्या कहते हैं? उसी को बीज कहते हैं। बीज कोट मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जैसे बीज हो गया, उसके ऊपर देखेंगे आप लोग एक लेयर होता है, उसी को बोला जाता है बीज कोट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का है बीज और अनाज में अंतर। बीज और अनाज में अंतर। तो बीज और अनाज में क्या अंतर है? सीड एंड ग्रेन में डिफरेंस देखना हम लोगों को। तो जो बीज होता है वह प्रसार के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई भी पौधा का भाग होता है या बीज होता है, ठीक है। लेकिन जो अनाज होता है यह उपभोग के लिए उपयोग की जाने वाली अनाज फसलों की अंतिम उपज होती है। मतलब इसको खाने के लिए यूज किया जाता है, सीधे बात में समझे तो, और इसको नया पौधा तैयार करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है बीज को कवकनाशी कीटनाशी से उपचारित किया जाता है। बीज को कवकनाशी कीटनाशी से उपचारित किया जाता है ताकि उसको बुआई के समय ये सब न लगे। लेकिन अनाज जो होता है इसे उपचारित नहीं किया जाता, ठीक है। अगला पॉइंट है बीज में भ्रूण महत्वपूर्ण होता है। बीज में भ्रूण जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अनाज में भ्रूण महत्वपूर्ण नहीं होता, भ्रूण पोष महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर हम लोग देख रहे हैं। अगला पॉइंट है कि जो बीज होता है इसमें आनुवांशिक शुद्धता अवश्य होनी चाहिए। जो बीज होता है इसमें आनुवांशिक शुद्धता जरूर होती है, लेकिन जो अनाज होता है इसमें आनुवांशिक शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह था इसमें अंतर कुछ, जिसमें पहला अंतर था कि जो बीज है हम इसे प्रसार के लिए उपयोग किए जाने वाले के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब इसे बुआई के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, अनाज को खाने के लिए प्रयोग करते हैं। बीज को कवकनाशी कीटनाशी से उपचारित किया जाता है, अनाज को कवकनाशी कीटनाशी से उपचारित नहीं किया जाता है। बीज में भ्रूण महत्वपूर्ण होता है और अनाज में भ्रूणपोष महत्वपूर्ण होता है। बीज में आनुवांशिक शुद्धता अवश्य होनी चाहिए, अनाज में आनुवांशिक शुद्धता की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। चलते आगे। तो दोस्तों, मैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस आप लोग एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आप लोगों का कम से कम 10 नंबर क्लियर हो जाएगा एक वीडियो से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी। भौतिक शुद्धता क्या है? तो भौतिक शुद्धता कहने का मतलब क्या दोस्तों? जैसे मान लीजिए आप लोग अपने खेत से जब आप लोग फसल कटती है तो वहां से जो अनाज प्राप्त होता है, बीज प्राप्त होता है, उसको आप लोग घर लाए, उसमें से जो पत्थर कंकड़, उसमें कुछ भूसे के कण चले जाते हैं, ठीक है, कुछ घास फूस के कण चले जाते हैं, उन सभी को बाहर निकाल कर उनमें जो प्रतिशत है उसका क्या किया जाता है? उसको प्रतिशत के आधार पर बांटा जाता है। तो दोस्तों उसी को बोला जाता है भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता मतलब दोस्तों वही कि उसमें जो कंकड़ है, धूल के कण हैं, किसी अन्य पौधे के उसमें बीज आ गए, उन सभी को बाहर निकालने की प्रक्रिया करते हैं। चलिए देखते हैं तो भौतिक शुद्धता क्या होता है। तो भौतिक शुद्धता परीक्षण बीज नमूने में संबंधित फसल के बीजों के अतिरिक्त अन्य फसलों, खरपतवार, आपत्तिजनक खरपतवार के बीज एवं अक्रिय पदार्थ जैसे मिट्टी, लकड़ी, छिलके, कंकड़, कचड़ा आदि बीजों की शुद्धता का विश्लेषण इन्हीं सब घटकों का भार के आधार पर प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों मैंने जो बताया वही बात यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक शुद्धता परीक्षण जो होता है वह बीज नमूने में संबंधित फसल के मतलब जिस बीज का हमें नमूना लेना है
उस फसल से संबंधित बीज के अतिरिक्त, जैसे हमें गेहूं को लेना है तो उसमें गेहूं के अतिरिक्त अन्य फसल का कोई भी उसमें बीज नहीं होना चाहिए, खरपतवार नहीं होना चाहिए, आपत्तिजनक खरपतवार के बीज नहीं होने चाहिए, आकरी पदार्थ जैसे मिट्टी, लकड़ी, छिलका, कंकड़, कचड़ा आदि बीज की शुद्धता का विश्लेषण इन्हीं सब घटकों के भार के आधार पर प्रतिशत ज्ञात किया था। तो यही होता है क्या, फिजिकल प्योरिटी या भौतिक शुद्धता। तो उम्मीद करते हैं भौतिक शुद्धता समझ गए होंगे। आप लोगों को यदि कोई पूछ दिया तो आप लोग सीधे बोल दीजिएगा कि जब हमें किसी बीज का नमूना लेना होता है तो उसमें से उस बीज के अतिरिक्त अन्य फसल के बीज, खरपतवार, आपत्तिजनक खरपतवार के बीज, अकरी पदार्थ जैसे मिट्टी, लकड़ी, छिलका, कंकड़ आदि बीजों की शुद्धता विश्लेषण इन्हीं सब घटकों के भार के आधार पर प्रतिशत ज्ञात करने की प्रक्रिया को फिजिकल प्योरिटी या भौतिक शुद्धता कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है आनुवांशिक शुद्धता। तो उसमें हम लोगों ने भौतिक शुद्धता देखा, फिजिकल प्योरिटी देखा। अब है आनुवांशिक शुद्धता। इसमें क्या देखा जाता है आनुवांशिक शुद्धता में? तो आनुवांशिक मतलब उसके अंदर आनुवांशिकी में कुछ बात होगी, इसलिए आनुवांशिक शुद्धता देखा जाता है ना, ठीक है। तो उसमें क्या देखा जाता है, इसमें जैसे कोई पौधा हो गया, उस पौधे की में यदि आनुवांशिक शुद्धता देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, कोई भी किस्म उसकी जीनी संरचना देखेंगे, पौधे की ऊंचाई कितनी है, कितना कम ऊंचाई में कितना अधिक उपज दे रहा है, रोग रोधिता, कीट रोधी गुण उसका देखेंगे, पादप तना और पत्ती का आकार देखेंगे, उसका प्रकार देखेंगे, उसका फूल देखेंगे किस प्रकार का है। तो ये सब क्या कहलाएगा, ये सब आनुवांशिक शुद्धता के अंडर में आता है। तो चलिए देखते हैं आनुवांशिक शुद्धता। तो बीज की आनुवांशिक शुद्धता का तात्पर्य बीज किस्म में निहित उन विशिष्ट लक्षणों से है जिनके कारण इस किस्म को विशेष नाम से पहचाना जाता है। क्या बोल रहा है कि बीज की आनुवांशिक शुद्धता का तात्पर्य बीज किस्म में निहित उन विशिष्ट लक्षण से है जिसके कारण इस किस्म को विशेष नाम से पहचाना जाता है। जैसे क्या इसमें देखा जाता है, जैसे किस्म, कोई भी किस्म उसकी जीनी संरचना देखी जाएगी, उसमें पौधे की ऊंचाई देखी जाएगी, रोग रोधिता और कीट रोधी गुण देखा जाएगा, पादप, तना और पत्ती का आकार, प्रकार और पुष्प देखा जाता है। तो दोस्तों यही कहलाता है क्या, आनुवांशिक शुद्धता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड। तो प्रजनक बीज क्या होता है? तो मैं आप लोग बता दूं कि प्रजनक बीज होता है जो, इसे शुद्ध बीज भी कहते हैं, इसे प्योर सीड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रजनक बीज होता है यह प्रत्यक्ष रूप से जो पादप प्रजनक होता है, प्लांट ब्रीडर होता है, उसके देख रेख में उत्पादित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रजनक बीज। ऐसे शुद्ध बीज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से पादप प्रजनक की देख रेख में उत्पादित किया जाता है उसे प्रजनक बीज कहते हैं, ठीक है। मतलब प्लांट ब्रीडर जो होता है उसके देख रेख में उसके पौधे को तैयार किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, प्रजनक बीज कहेंगे। यह केंद्रकी बीज की संतति होती है। यह जो केंद्रकी बीज होता है, न्यूक्लियस सीड होता है, उसका प्रोजनी होता है कौन, प्रजनक बीज। अगला पॉइंट है, यह बीज भौतिक एवं आनुवांशिक रूप से 100% शुद्ध होता है। बोल रहा है कि यह जो बीज होता है, प्रजनक बीज होता है, जो ब्रीडर सीड होता है, यह भौतिक और आनुवांशिक रूप से 100% शुद्ध होता है। इसी गुण के कारण इसे शुद्ध बीज भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, प्रजनक बीज के थैले पर पीले रंग का टैग लगा होता है। तो यहाँ से आप लोगों का 3-4 नंबर का क्लियर हो गया है, एक एक नंबर वाला। यदि पूछ दिया कि प्रजनक बीज के थैले पर कैसा टैग लगा होता है, तो किस रंग का टैग लगा होता है, पीले रंग का टैग लगा होता है। प्रजनक बीज की भौतिक और आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। जो प्रजनक बीज होता है या केंद्र की बीज की प्रोजनी होती है, संतति होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है जीएम फसल, जीएम क्रॉप जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसका पूरा नाम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो आप लोग समझ में आ गया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब दोस्तों उसकी जिसे जेनेटिक संरचना में कुछ क्या किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, तो वही कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो इसमें क्या होता है मैं आप लोग बता दूं, इसमें यह किया जाता है जैसे कोई पौधा है, ठीक है, उसके जीन में कोई अन्य पौधे को डालकर नई फसल की प्रजाति विकसित की जाती है। ऐसा बीटी कपास जो है उसमें किया गया था। उसमें क्या किया था कि एक जीवाणु को नए, उसमें क्या किया था कि जिसमें बीटी कपास में एक जीवाणु से नए जीन को शामिल करके कीट को प्रतिरोधक बनाया गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड पहले सबसे पहले होता क्या है, जीएम क्रॉप क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिससे आप लोगों को कुछ समझ में आ गया हो कि जेनेटिकली मतलब उसके जेनेटिक संरचना में क्या करेंगे, कुछ मॉडिफाई करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियर जो होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव या पौधे के जीव को अन्य पौधे में डालकर एक नई फसल प्रजाति विकसित करने की प्रक्रिया को ही जीएम क्रॉप कहते हैं।
जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव या पौधे के जीन को अन्य पौधे में डालकर एक नई फसल प्रजाति विकसित करने की प्रक्रिया को ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा क्या बोल रहा है कि जीन को अन्य पौधे में डालकर, किसी भी जीव या जीन के अन्य पौधे में डालकर क्या करने की, नई फसल विकसित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। अगला पॉइंट इसी में है जी, या हम लोग इसे कह सकते हैं एक लाइन में यदि इसकी परिभाषा समझें तो जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित करने की प्रक्रिया को ही जीएम क्रॉप कहा जाता है। जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित करने की प्रक्रिया को जीएम क्रॉप कहते हैं। जीएम क्रॉप मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। चलते हैं आगे। इसका मैंने एक उदाहरण भी दे रखा है। जीएम क्रॉप का एक उदाहरण है बीटी कपास, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बता दिया था। बीटी कपास जो है जीएम क्रॉप का एक उदाहरण है। इसमें क्या किया था कि इसमें एक जीवाणु से नए जीन को शामिल करके कीट को प्रतिरोधक बनाया गया था, ठीक है। चलते हैं देखते हैं टेट्राजोलियम परीक्षण, टेट्राजोलियम टेस्ट। तो टेट्राजोलियम टेस्ट क्या होता है इसको देखेंगे। तो ये जो टेट्राजोलियम परीक्षण होता है इसे जैव रासायनिक परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। इस परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है पता है आप लोगों को? इस परीक्षण का उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो बीज है उसकी व्यवहार्यता के बारे में जान सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टेट्राजोलियम परीक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है सब है, ठीक है। टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण को जैव रासायनिक परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। क्या बोला है? टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण को जैव रासायनिक परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। इस परीक्षण का उपयोग बीज व्यवहार्यता के परीक्षण के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? बीज व्यवहार्यता, बीज के व्यवहार के बारे में परीक्षण करने के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। इसमें आगे ही मैंने लिया है और देख लेते हैं इसको अच्छे से। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको कुछ इसमें से लॉन्ग में भी पूछ सकता है, तो आप लोग यदि शॉर्ट में भी जानते रहेंगे तो लॉन्ग में बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीज व्यवहार्यता के संकेतक के रूप में बीज में जीवन या चयापचय गतिविधि के संकेतों का पता लगाने के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण का उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है कि बीज व्यवहार्यता के संकेतक के रूप में बीजों में जीवन या मेटाबॉलिज्म गतिविधि के संकेतों का पता लगाने के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ठंड से होने वाली क्षति का पता लगाने, ताकत का अनुमान लगाने या बीजों की समस्याओं का निदान करने के लिए भी किया जाता है। तो यह हो गया क्या, टेट्राजोलियम परीक्षण। टेट्राजोलियम परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो टेट्राजोलियम परीक्षण का उपयोग ठंड से होने वाली क्षति का पता लगाने के लिए, उसके ताकत का अनुमान लगाने के लिए, बीज की समस्या का निदान करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है अंकुरण, जर्मिनेशन क्या होता है? तो यह बार बार पूछ देता है एग्जाम में 1 नंबर में। तो अंकुरण क्या होता है? तो अंकुरण उस क्रिया को कहते हैं जिसमें बीज एक पौध में बदलने लगता है। अंकुरण किसे कहते हैं? अंकुरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जो बीज होता है वह एक पौधा में बदलने लगता है। इसमें अंकुरण की क्रिया के समय पर एक छोटा पौधा बीज से निकलने लगता है और यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को आवश्यक वातावरण मिल जाता है। अब यदि आपका मान लीजिए ठंडी की फसल है, ठीक है, अब यदि इसको गर्मी में बोएंगे तो वह क्या होगा, उसमें से जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे उसके अनुरूप क्लाइमेट नहीं मिला, वातावरण नहीं मिला, ठीक है। तो यही हो गया अंकुरण। अंकुरण क्या होता है? अंकुरण उस क्रिया को कहते हैं जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है। इसमें अंकुरण की क्रिया के समय पर एक छोटा पौधा बीज से निकलने लगता है और यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को आवश्यक पदार्थ और वातावरण मिल जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है DUS परीक्षण, DUS टेस्ट। तो DUS टेस्ट का पूरा नाम होता है डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। डिस्टिंक्टनेस का यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग इसे कहते हैं DUS परीक्षण को, इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो यह क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो DUS परीक्षण यह निर्धारित करने का एक तरीका है कि क्या एक नई नस्ल की किस्म एक ही प्रजाति के भीतर मौजूदा किस्म से भिन्न है। तो आप लोग यहीं से पता चल गया होगा कि DUS टेस्ट किस लिए करते हैं। DUS टेस्ट इसलिए करते हैं कि हमें यह पता चल सके कि क्या एक ही प्रजाति के भीतर जो मौजूदा किस्म है वह उसमें मौजूदा किस्म से भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखिए कि DUS परीक्षण यह निर्धारित करने का एक तरीका है कि क्या एक नई नस्ल की किस्म एक ही प्रजाति के भीतर
मौजूदा किस्म से भिन्न है, मतलब एक ही प्रजाति के अंदर जो मौजूदा किस्म उससे भिन्न है। अगला पॉइंट देखते हैं इसी में, DUS टेस्ट में पादप किस्म का भिन्नता, एक रूपता व स्थायित्व के लिए परीक्षण किया जाता है ताकि इसे PPV प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी व FR एक्ट मतलब होता है फार्मर राइट एक्ट 2001 के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सके। तो DUS टेस्ट के में पादप किस्म का भिन्नता, एक रूपता व स्थायित्व के लिए परीक्षण किया जाता है ताकि इसे PPV मतलब प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी व फार्मर राइट एक्ट 2001 के अंतर्गत पंजीकृत कराया जा सके, तो इसे DUS टेस्ट कराया जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, बीज जीवन क्षमता, सीड विएबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत छोटा देखने में है। तो बीज जीवन क्षमता क्या होता है, तो बीज में जीवित रहने, बढ़ने तथा विकसित होने की क्षमता को ही बीज की जीवन क्षमता कहते हैं। बीज में जीवित रहने, बढ़ने तथा विकसित होने की क्षमता को ही बीज जीवन क्षमता कहते हैं। अगला पॉइंट है बीज ओज, सीड विग्योर। तो बीज ओज क्या होता है, तो बीज की शरीर क्रियात्मक क्षमता से है, बीज की शरीर क्रियात्मक क्षमता से है जो कि अंकुरण तक पौधे की स्थिरता के लिए पर्याप्त होती है। बीज की शरीर क्रियात्मक क्षमता से है जो कि अंकुरण तक पौधे की स्थिरता के लिए पर्याप्त होती है। बीज ओज से ही अंकुरण क्षमता तथा स्थिर रहने की क्षमता का निर्धारण होता है। सीड विग्योर से ही क्या होता है, बीज की जो अंकुरण क्षमता और स्थिर रहने की क्षमता होती है उसका निर्धारण होता है, उसको निर्धारित किया जाता है। इससे बीज की जल धारण करने की क्षमता ज्ञात होती है, किससे, सीड ओज से, बीज ओज से, ठीक है। तो सीड विग्योर क्या होता है, तो बीज की शरीर क्रियात्मक क्षमता से है, बीज ओज का मतलब है बीज की शरीर क्रियात्मक क्षमता से जो कि अंकुरण तक पौधे की स्थिरता के लिए पर्याप्त होती है। सीड ओज से बीज की अंकुरण क्षमता तथा स्थिर रहने की क्षमता का निर्धारण होता है। इसमें बीज की जल धारण करने की क्षमता ज्ञात होती है। अगला पॉइंट है बीज विपणन, सीड मार्केटिंग इसे कह सकते हैं। तो यह क्या होता है, यह भी एग्जाम पूछता है, जो भी क्वेश्चन सभी एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, मैं कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, और जो भी क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए है। इसमें से आप लोगों को मैं 10 नंबर बोल रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा, 20 क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो उसमें से, ठीक है। तो बीज विपणन क्या होता है, सीड मार्केटिंग, तो मांग के अनुसार बीज का उत्पादन तथा आवश्यकता के आधार पर बीज का वितरण करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था करना जिससे प्रत्येक किसान को आवश्यकता अनुसार उच्च गुणवत्ता संपन्न बीज उचित मूल्य पर सुलभता से मिल सके, उसी को कहते हैं बीज विपणन या सीड मार्केटिंग। सीड मार्केटिंग क्या होता है, व्हाट इज सीड मार्केटिंग या बीज विपणन क्या है, तो मांग के अनुसार, जितनी जिसकी मांग है उसके अनुसार बीज का उत्पादन तथा आवश्यकता के आधार पर बीज का वितरण करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था करना जिससे प्रत्येक किसान को आवश्यकता अनुसार उच्च गुणवत्ता वाला संपन्न बीज उचित मूल्य पर आसानी से मिल सके, इसी प्रक्रिया को बीज विपणन या सीड मार्केटिंग कहते हैं। अगला पॉइंट, शुद्ध बीज, प्योर सीड, इसी को बोलते हैं प्रजनक बीज, ठीक है। तो इसे प्रजनक बीज भी कहते हैं, शुद्ध बीज को प्रजनक बीज भी कहते हैं, जिसकी अंकुरण क्षमता अधिक हो, कीट रोगों का प्रकोप ना हो, साथ ही खरपतवार और जोखिमों से भी फसल पर बुरा प्रभाव न पड़े, उसे शुद्ध बीज कहते हैं। इसकी फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी 100% शुद्ध होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीज नमी, सीड मॉइस्चर क्या होता है, तो बीज अंकुरण के लिए नमी एक प्राथमिक व महत्वपूर्ण कारक है। बीज के अंकुरण के लिए बीज में जो नमी होती है वह प्राथमिक एवं बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि यह बीज में अंकुरण के लिए जो आवश्यक रासायनिक क्रिया होती है उसमें शुरुआत की भूमिका निभाती है। कौन, बीज में नमी यदि नहीं रहेगी तो क्या होगा, उसमें जो रासायनिक प्रक्रिया होना है रासायनिक क्रिया नहीं हो पाएगी, तो इसमें शुरुआती रासायनिक क्रिया बीज नमी से ही होती है। तो बीज अंकुरण के लिए नमी एक प्राथमिक और महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह बीज में अंकुरण के लिए आवश्यक रासायनिक क्रिया की शुरुआत में भूमिका निभाती है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है ग्रो आउट टेस्ट, GOT टेस्ट, इसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा क्या होता है। तो GOT टेस्ट दे देगा आप लोगों को शॉर्ट में, तो इसका पूरा नाम होता है ग्रो आउट टेस्ट, ग्रो आउट टेस्ट, GOT टेस्ट इसे कहते हैं, ठीक है। तो यह क्या होता है, तो इस परीक्षण में परीक्षण नमूने और मानक नमूने को साथ साथ खेत में उगाया जाता है। क्या क्या जाता है इसमें, परीक्षण के लिए जो नमूना होता है और जो मानक नमूना होता है दोनों को साथ साथ खेत में उगाया जाता है।
बीज की अंकुरण से लेकर संपूर्ण परिपक्व अवस्था तक संपूर्ण वृद्धि काल के दौरान दोनों के आकार की लक्षणों की तुलना की जाती है। एक समान लक्षणों का प्रतिशत निकालकर आनुवांशिक शुद्धता की गणना करते हैं। ठीक है, तो ग्रो आउट टेस्ट क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या किया जाता है। इसमें इस परीक्षण में जो परीक्षण नमूना होता है, टेस्ट इंडिकेटर और मानक नमूना जो होता है, दोनों को साथ साथ खेत में उगाया जाता है। फिर क्या किया जाता है, उगाने के बाद बीज अंकुरण से लेकर संपूर्ण परिपक्व अवस्था तक संपूर्ण वृद्धि काल के दौरान दोनों के आकार की लक्षणों की तुलना की जाती है। एक समान लक्षणों का प्रतिशत निकालकर दोनों में जो समानता पाई जाती है उस लक्षणों का प्रतिशत निकालकर आनुवांशिक शुद्धता की गणना करते हैं। तो यही कहलाता है ग्रो आउट टेस्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को 15 क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।